आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। तो अब से हम लोग एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, और वो है आपका हिस्ट्री वन लाइनर। हिस्ट्री वन लाइनर। थोड़ा सा मैं क्लास के बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए, हमने हिस्ट्री को एक बार पूरी तरीके से पढ़ चुका है। हमने हिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमने प्राचीन भारत को पढ़ा था, फिर मध्यकालीन भारत को पढ़ा था, फिर आधुनिक भारत को पढ़ा था, और सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना हुआ है। आप लोग जाके डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने कंप्लीट थ्योरी क्लास को पढ़ा था, और मेंस के लिए भी हमने कंप्लीट कर चुका था। मेंस में हमने प्राचीन भारत को पढ़ा, फिर झारखंड का जो इतिहास है उसको कंप्लीट किया, और मध्यकालीन भारत का 80% टॉपिक हमने कंप्लीट किया, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में कोई 2 ही क्वेश्चन बनाना होता है। और ये जो मध्यकालीन है, यहाँ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने किया था ताकि एग्ज़ाम में एक बैकअप बना रहे। तो ये सब हमने डिटेल्स में बता रखा है आप सभी को। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, इस क्लास में हम लोग डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग, अगर आप लोग डिटेल्स वीडियो देख रखे हैं ऑलरेडी, यानी कि जो हमने पढ़ा रखा है पहले थ्योरी क्लास में, अगर आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आपके लिए एक प्रकार का रिवीजन क्लास होगा। ये आपके लिए रिवीजन क्लास होगा, और ये क्लास आपका झारखंड एसआई के लिए, साथ ही साथ जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना। झारखंड एसआई के लिए और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको एग्ज़ाम में कम से कम इतना करके ही जाना है। मतलब जितने सारे क्वेश्चंस मैं वन लाइनर में करवाऊँगा, उन सबको कम से कम आपको याद कर ही लेना है ना। यानी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जितने सारे क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, इतना तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए, है ना। और इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब सीधा सीधे याद करेंगे, डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। और जो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो आपका खूब से खूब 30 मिनट तक का ही होगा। यानी कि लॉन्ग क्लास भी हम लोग नहीं मतलब लॉन्ग क्लास मैं नहीं दूंगा। ये क्लास शॉर्ट क्लास रहेगा, यानी कि 30 मिनट तक ही रहेगा मैक्सिमम, और इसी के अंतर्गत ही हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसको सीधा सीधे याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्लास देखते हैं। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत का इतिहास से है, और इसमें हम लोग साक्ष्य एवं स्रोत से संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता था उन सबको यहाँ पे कलेक्ट करके डाला है। चलिए देखते हैं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में पढ़ा रखा है। यहाँ पे आप लोग डिटेल्स जानने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जितने सारे हैं सीधा सीधे याद रख लीजिएगा। डिटेल्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप लोग डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जो पिता है किसे कहा जाता है। मैंने पढ़ा रखा है, हेरोडोटस को कहा जाता है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। क्लियर है। हिस्ट्री हिस्टोरिका, इस प्रकार से हमने लिंक किया था और याद किया था। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो ये आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के क्या होता था, तो ये धातु से बना होता था, और इसमें कुछ विशेष टाइप का कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि कुछ ठप्पा लगाया जाता था, है ना, कुछ चिन्ह इसमें लगाया जाता था। प्राचीन भारत में यही प्रचलित था, इसको याद रख लीजिएगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र। हाँ, इजी है। फिर है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, ये प्री हिस्टोरिक इंडिया क्या है, एक पुस्तक है, और इसका जो रचनाकार है, लेखक है,
वो है स्टुअर्ट पिगट। ये सीधा सीधे आपको याद रख लेना है। देखिए कुछ कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नया मिल सकता है जो सीधा सीधे आपको सीधा सीधे याद रख लेना है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसको याद रखिए, ये आपका स्टुअर्ट पिगट द्वारा लिखित है। कैसे याद रखिएगा? तो नाम देखिए, इंडिया से पहले क्या है? प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक हम लोग अगर इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहला पढ़ेंगे प्राचीन भारत पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि प्री हिस्टोरिक। नाम प्री हिस्टोरिक साउंड आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग से आप लोग ये वर्ड को पकड़ सकते हैं, स्टुअर्ट पिगट। क्लियर है? नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो चाइनीज़ है, चीनी लोग है ना, तो चीनी लोग का जो नाम है वही पढ़ के आपको लग ही जाएगा कि ये चाइनीज़ ही हो सकता है ना। इंतु कुछ अल्टर नाम है चाइनीज जैसा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अभिलेख आता है, स्तंभ लेख आता है, गुहा लेख आता है ना, मूर्ति लेख भी हो सकता है। तो ये सब आता है, मैंने बता रखा है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इजी है। नेक्स्ट है, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पुरालिपि विद्या। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, मैंने आपको याद करवाया था। कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा यह अभिलेख लिखा गया था, यानी कि कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसी का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। और सर्वप्रथम भारतवर्ष होने का जिक्र इस अभिलेख में किया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये सब प्रश्न को एटलीस्ट आपको होठों में याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा है V.A. स्मिथ ने। फिर है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेसिकली आपका ये 4 स्रोत हैं। एक धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक साक्ष्य है, विदेशी विवरण है। किसे कैसे जानकारी मिलता है मैंने डिटेल्स में बता रखा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आपको इतिहास को पढ़ना है, इतिहास में कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण घटना है उन्हीं का जो कलेक्शन है वही ना इतिहास कहलाता है। तो सभी घटनाओं को अगर आपको पढ़ना है तो क्या क्या साक्ष्य मिल सकता है इतिहास को पढ़ने के लिए? तो एक तो हमारे वेद पुराण ये सब हो जाएगा, यानी कि धार्मिक ग्रंथ। फिर हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे कि कोई आया भारत, किसी के दरबार में, किसी राजा महाराजा के दरबार में कुछ पुस्तक लिख दिया, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है ना। तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिल गया इस पुस्तक से, तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, है ना। पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, जैसे कि कहीं से हमको कुछ पुराने ज़माने का सिक्का मिला, अब इस सिक्के से अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि कौन सा शासक यहाँ पे था, किस टाइप का शासन प्रचलन था, वगैरह वगैरह। और विदेशी यात्रियों के विवरण से, अब कोई विदेशी यात्री भारत में घूमने आया, जैसे कि वैनसोंग आया था, वैनसोंग ने अपनी पुस्तक लिखा और पुस्तक में तमाम सारी जानकारियाँ दिया, तो उन पुस्तक को पढ़कर भी हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। देखिए, जब हम लोग सम्राट अशोक पढ़ रहे थे, तो अशोक का जो लिपि था वो ब्राह्मी लिपि में ही था, खरष्टी में भी था, अरमाइक लिपि में भी था। तो जो ब्राह्मी लिपि का जो था ना, ब्राह्मणी और खरष्टी, तो इस लिपि को, यानी कि अशोक का जो अभिलेख सब था, उसको खोजा तो था फैंतलर ने, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता किसको मिला था, यानी कौन पढ़ पाया था? तो प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ पाया था, है ना। तो इसीलिए ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो आंसर है जेम्स प्रिंसेप, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? देखिए, वेद पुराण तो बहुत पहले से है ना, उनको संकलन किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी,
है ना, ये नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ये थे वैवस्वत मनु, याद रख लीजिएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, याद रख लीजिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। वेद व्यास जी को आपको याद रखना है, जो वेदों का संकलन करता थे। नेक्स्ट है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुप्त वंश, शुंग वंश। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये तो सभी को पता होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य का जो पुस्तक था वो था अर्थशास्त्र। कौटिल्य किसको कहा जा रहा है? तो चाणक्य को कहा जा रहा है। अब अर्थशास्त्र किस प्रकार का पुस्तक है? तो ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये राज व्यवस्था यानी पॉलिटिक है। मौर्य वंश का जो वहाँ का जो राज व्यवस्था था ना, उससे संबंधित है अर्थशास्त्र, यानी कि ये राजनीतिक पुस्तक है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मैंने आपको डिटेल्स में बताया था जब हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था, यानी कि जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, तब कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। और एक वो था भगवती सूत्र, उसका भी संबंध जैन धर्म से ही है, भगवती सूत्र, और इसमें महावीर स्वामी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोनों याद रख लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है पूरा का पूरा जैन धर्म कल्पसूत्र से पता चलता है, और एक है भगवती सूत्र, इससे हमें महावीर स्वामी के बारे में पता चलता है। महावीर स्वामी कितने तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। इम्पोर्टेंट है ये सब, याद रख लीजिएगा। हालांकि जब हम लोग महावीर स्वामी को यहाँ पे पढ़ेंगे वन लाइनर में, तो फिर से मैं ये सब क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। अब है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय के, है ना, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये है आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। यानी कि मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो देखिए, विष्णु पुराण से आपको विष्णुगुप्त याद रह जाएगा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य को ही बोला जाता है, चाणक्य यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, याद आपको रह जाएगा। नेक्स्ट है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। फिर नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त वंश से जब संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो यह है आपका मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। फिर है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये भी मनुस्मृति को माना जाता है। फिर है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है आपका शतपथ ब्राह्मण में। फिर है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रहला। देखिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था, मैंने मिडावल में आपको पढ़ा रखा है, और इन्होंने रहला नामक पुस्तक को लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिस कारण से इनको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, वैनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना। वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो यह है आपका शुंग काल की, तो इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, बौद्ध स्तंभ लेख है ना,
तो बौद्ध स्तंभ लेख के अंतर्गत खास करके आपको याद रखना है 2 चीज़, एक भारहूत और सांची स्तूप। इससे हमें सुंग काल की जानकारी मिलती है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वैनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सिंपल सा, वैनसोंग जब भारत आया था, यहाँ पे रहा था, यात्रा किया, तो एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम है CU की। फिर अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ये किया था अल-बरूनी ने। किताब उल हिंद को ही बोला जाता है भारत की खोज, भारत की खोज, या फिर इसका और एक नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक अ हिंद। ये आपका अल-बरूनी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है, मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, भारत में किसके दरबार में आया था? ये तो मैंने पिछला क्वेश्चन में ऐड किया था, तो ये नाम नहीं था। ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। कौन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। फिर अब मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? ये 2 बार ऐड हो चुका है, ये पांड्य राज्य की। फिर पतंजलि का जो महाभाष्य, वो किस वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है? देखिए, पतंजलि ने एक पुस्तक लिखा था महाभाष्य, यही खुद में इम्पोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभाष्य किसके द्वारा रचित है, तो ये है आपका पतंजलि के द्वारा रचित। अब कौन सा वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो सुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है कौन सा अभिलेख से? तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उससे देखने को मिलता है, 510 AD का बात है। तो ये हो गया ऐतिहासिक स्रोत एवं साक्ष्य से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका जो PDF है, हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब अगला टॉपिक को सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।